अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप कैसे होंगे। आज की वीडियो में हम अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर पाथफाइंडर को डिस्कस करेंगे, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम मजीद टूल्स जो हमारे पास एडवांस लेवल के टूल्स हैं उनके बारे में और हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम पाथफाइंडर को चूंकि डिस्कस करेंगे, तो पाथफाइंडर के लिए सबसे पहले पाथफाइंडर यहाँ पे लाएंगे कैसे, उसके लिए हम विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाके तो हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है पाथफाइंडर। अगर मैं इसमें क्लिक करती हूँ, विंडो पे चलते हैं। विंडो पे चल के तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। पाथफाइंडर में क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास एक पाथफाइंडर का एक पैनल सा ओपन हो गया है। इसके लिए पाथफाइंडर के लिए सबसे पहले हम जानेंगे शेप्स मोड को। शेप्स मोड्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास शेप्स मोड में अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पे जाके तो कंपाउंड शेड एंड ऐड शेप एरिया से पहले कि हम इसमें शेप्स में ये अप्लाई करें, हमने कोई यहाँ पे हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए थे आप ताकि आसानी के लिए, ताकि हमारे ज़्यादा वक्त ना लगे। तो हमने यहाँ से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये क्या हुआ है, ये दोनों शेप्स आपस में कंबाइन हो गई हैं। और चूंकि हमारे पास फ्रंट कलर जो था वो रेड कलर था, तो वो रेड कलर दोनों शेप्स में अप्लाई हो गया है। आई होप सो आपको फर्स्ट इसकी समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पे इसको माइनस फ्रंट, इसको क्लिक करेंगे माइनस फ्रंट पे क्लिक किया है। क्लिक कर देने के बाद माइनस फ्रंट, जब हमने माइनस फ्रंट से बना दिया है कि हमारे पास जो फ्रंट जो था हमारे पास रेड कलर का, वो हमारे पास बैक वाली जो शेप थी येलो कलर की, उस शेप से माइनस हो गया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप निकली है। इसका कलर मैं आपको चेंज करके भी दिखा सकती हूँ। ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। माइनस फ्रंट की भी हमने किस तरह से इसको अप्लाई किया, कंट्रोल जी करके मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ हमने क्या किया है। मैं शेप का कलर आपको चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद माइनस फ्रंट किया तो हमारे पास जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास बैक वाली जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ माइनस हो गया है और हमारे पास ये एक शेप क्रिएट हो गई है, या एक डिज़ाइन कह लें। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास आता है इंटरसेक्ट। उसके लिए मैं पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या हुआ है, इंटरसेक्ट क्या करेगा, हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनका एरिया जो कंबाइन है उनको आपस में इंटरसेक्ट कर देगा। मीन्स कि ये हमारे पास जो अंदर का एरिया रेड कलर में आ रहा है ये हमारे पास रहेगा और ऊपर का एरिया रहेगा हमारे पास, और नीचे वाला एरिया हमारे पास से ये माइनस कर देगा। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद इंटरसेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप क्रिएट हो गई है। अब थर्ड हमारे पास आता है एक्सक्लूड। फोर्थ हमारे पास आता है एक्सक्लूड। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये जो एरिया हमारे पास एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, वो रिमूव हो जाएगा और बाहर का एरिया हमारे पास रह जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक्सक्लूड के ऊपर तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है। अब ये हमारे पास दोनों शेप एक ही बन गई हैं, बट हमारे पास ये वाला एरिया जो हमारे पास येलो कलर और पॉलीगन का था, एक दूसरे के बीच में ओवरलैप हो रहा था, वो एरिया हमारे पास यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, हमसे रिमूव हो गया है और बाकी एरिया ऊपर वाला हमारे पास और बाहर वाला रह गया है। ये थे हमारे पास शेप्स मोड। आई होप सो आपको शेप्स मोड की समझ आई होगी किस तरह मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तो इन शेप्स मोड पर इनको किया है। अब बढ़ते हैं हम पाथ फाइंडर्स की तरफ। अब पाथ फाइंडर में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो डिवाइड। इसके लिए अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग आ रहा है, ये हमारे पास अलग नीचे वाला आ रहा है, सेंटर में जो ओवरलैप हुआ है, और येलो कलर का हमारे पास अलग आ रहा है। इन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके तो अगर डिवाइड पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड किया मैंने, डिवाइड पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद देन डिवाइड किया। तो डिवाइड के लिए हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद डिवाइड पे क्लिक किया। डिवाइड पे क्लिक कर देने के बाद हमने इन ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना है। उसके लिए हम राइट क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं या इस कंट्रोल शिफ्ट जी का प्रेस करेंगे तभी हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब ये देख सकते हैं ये हमारे पास एरिया अलग से आ गया है, ये एरिया हमारे पास अलग से आया है और ये वाला एरिया हमारे पास अलग से आ गया है। आई होप सो आपको डिवाइड वाले ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। इसको मैं दोबारा से यहाँ नीचे की तरफ कर देती हूँ।
अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम कर देने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ट्रिम, तो हमने ट्रिम पे क्लिक किया है। ट्रिम पे क्लिक कर देने के बाद अगर मैं इसको अनग्रुप करती हूँ, अनग्रुप कर देने के बाद हमारे पास ये दोनों शेप आपस में ट्रिम हो जाएंगी और इन दोनों का कलर अलग अलग रहेगा। इस शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगी। आई होप सो आपको ट्रिम की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है मर्ज। मर्ज के लिए हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के मर्ज के लिए ये हमारे पास ये दोनों शेप जो है आपस में मर्ज हो जाएंगी। बट अगर हम कंट्रोल माइनस करके तो मैं आपको दिखा दूँ, तो हमने जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अप्लाई किया था ये वाला, इसमें हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया था। तो इन दोनों शेप्स के कलर जो हमारे पास फ्रंट वाले शेप का कलर था वो इसमें अप्लाई हो गया है, बट मर्ज में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको जूम करके तो दिखा दे रही हूँ। ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं मर्ज पे क्लिक कर रही हूँ। मर्ज पे क्लिक कर देने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर रही हूँ। अनग्रुप कर देने के बाद ये शेप्स हमारे पास, ये मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है। अनग्रुप कर देने के बाद ये आपस में हमारे पास शेप जो है, तो ये दोनों शेप्स हमारे पास आपस में मर्ज भी हो गई हैं, बट इनके कलर आपस में चेंज नहीं हुए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद हमारे पास आता है ऑप्शन क्रॉप का। इसमें क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप्स एक दूसरे के ऊपर आ रही थी, ये ओवरलैप हो रही थी, उसको इसने वो, और जो हमारे पास फ्रंट का एरिया सारा का सारा वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो बीच की जो हमारे पास ओवरलैप वाली शेप थी वो हमारे पास बच जाएगी। वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो क्यों ये हमारे पास क्रॉप हो गई है। जो हमारे पास पॉलीगन वाली थी शेप वो हमारे पास क्रॉप हो गई है और बीच की शेप हमारे पास ये इस तरह से आई है। आपको ये है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, इस पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है आउटलाइन। उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद आउटलाइन में मैं क्लिक करती हूँ। तो ये इसने क्या किया है, इन शेप्स के फिल कलर को खत्म करके तो इसने सिर्फ इसकी आउटलाइन को रखा है। इसका स्ट्रोक कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल रेड दे देती हूँ और यहाँ से इंक्रीज करी हूँ, तो आपको ये इसकी आउटलाइन सिर्फ दिखाई देगी। उसका फिल का कलर जो है वो आउटलाइन की मदद से यहाँ से गायब हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है। तो हमारे पास पाथ फाइंडर पे लास्ट ऑप्शन है माइनस बैक। उसके लिए माइनस बैक पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे हमने क्या किया था, माइनस फ्रंट किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो फ्रंट वाली शेप थी वो बैक वाली, हमारे पास बैक वाली जो शेप थी वो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास बैक का तमाम एरिया फ्रंट की शेप से माइनस हो गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप आ गई है। आई होप सो आपको इन तमाम शेप्स की समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से इनका यूज़ करके, तो इनके शेप्स मोड और पाथ फाइंडर्स का यूज़ करके तो इन शेप्स को किस तरह से कन्वर्ट किया है। अब चाहें तो आप इनके कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके इस तरह से उनके कलर में कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक से, जैसे आपको इजी लगे। आप इस तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम शेप्स को यहाँ से एक कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। इस शेप को होल्ड करते हुए इनको एक साइज पे रख देती हूँ। अब हमें इसके बारे में बताती हूँ। हमारे पास अगर यहाँ पे पाथ फाइंडर के पैनल पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं मेक कंपाउंड शेप, रिलीज कंपाउंड शेप एंड एक्सपेंड कंपाउंड शेप्स। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। उनके लिए सबसे पहले हमारे पास आती है मेक कंपाउंड शेप्स। ना था शेप्स मोड के बारे में, इन पाथ फाइंडर्स के बारे में। अब हम जानेंगे इसमें मजीद हमारे पास जो, अगर हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास थ्री डैशेस दिखा देंगे। इसमें मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास मेक कंपाउंड शेप फर्स्ट पे आता है, फिर रिलीज कंपाउंड एंड एक्सपेंड कंपाउंड। इनको देखते हैं। सबसे पहले पास जो आ रहा है मेक कंपाउंड शेप, इसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एलिप्स टूल से एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। ये अब हमारे पास एक शेप ड्रॉ होते ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक करूंगी। मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक कर देने के बाद मैं यहाँ से आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप करूंगी। ये हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मैं यहाँ पे मजीद एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ।
ये मैंने एक शेप ली है। अब मैं यहाँ से मेक कंपाउंड शेप करूंगी। शेप कर देने के बाद मैं यहाँ से आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप किया है मैंने, कर देने के बाद आइसोलेट सिलेक्ट ग्रुप कर देने के बाद मैं यहाँ से कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि मैं इस जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है मैं इसके अंदर आ गई हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास शेप्स क्रिएट हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट शेप को क्रिएट करती हूँ इसके अंदर रह के, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से डिजाइन इस तरह का बनता चला जा रहा है। आप इस तरह से भी कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसी की फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। बड़ा कर देने के बाद मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास मैंने कंपाउंड शेप किया है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का डिजाइन बनके तो रेडी हो चुका है। इससे क्या हुआ कि मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, उसमें मैंने इसको मेक कंपाउंड किया है। मेक कंपाउंड शेप करके तो उसको आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप कर दिया है। उसके साथ मजीद शेप्स जब मैंने ड्रॉ की हैं तो वो एक शेप के साथ दूसरी कंबाइन होती चली गई हैं और हमारे पास ये एक इस तरह का डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद एक्सिट राइट क्लिक करके एक्सिट आइसोलेट मोड पे क्लिक करती हूँ। तो हम इन शेप से बाहर आ गए हैं और ये शेप्स हमारे पास कंबाइन दिखाई दे रही हैं। इनको मैं ये अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास में कंपाउंड शेप इस तरह से आ गया है। अब इससे हम मजीद अगर कोई हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस डिज़ाइन को हम वापस दोबारा से रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये हमने एडिट कर लिया डिजाइन। अब मैं इसको दोबारा से अगर मुझे ये शेप सही नहीं लग रही तो उसके लिए मैं दोबारा से राइट क्लिक करूंगी, एडिट आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप पे जाऊंगी। देन मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगी, इनको थोड़ा सा इस तरह से रीडिजाइन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल शेप को होल्ड करते हुए मैं इन शेप को इस तरह से इंक्रीज करूंगी, या इस शेप को इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ करना चाह रही हूँ तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। इसको मैं इस तरह से ये रीडिजाइन कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं शेप को होल्ड करते हुए इन शेप्स को मैंने किस तरह से दोबारा से रीडिजाइन किया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप्स ड्रा हो गई हैं। अब ये हमारे पास इस तरह से एडिट आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप किया था हमने। इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद एक्सिट आइसोलेट मूव किया है। तो ये हमारे पास दोबारा से एक शेप बनके तो क्रिएट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मेक कंपाउंड शेप्स किस तरह से वर्क करता है। अब अगर मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंबाइन दिखाई दे रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ ये आपस में एक ही शेप बन जाए। उसके लिए मैं यहाँ से एक्सपेंड कर सकती हूँ, यहाँ एक्सपेंड में क्लिक करती हूँ, या तो फिर यहाँ से दोबारा डबल क्लिक करती हूँ इस पे, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है एक्सपेंड कंपाउंड शेप, इसमें भी क्लिक करके तो मैं ये रूल अप्लाई कर सकती हूँ। एक्सपेंड में क्लिक करती हूँ तो ये क्या हुआ है, अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास उस तरह से वो सर्कल नहीं आ रहे, बल्कि एक शेप बन के तो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से ऊपर नीचे जिस तरह से करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये तो हमारे पास मेक कंपाउंड शेप। अगर मैं चाहती हूँ कि ये आपस में इस तरह से फेसिंग का शेप ना बने और दोबारा से हमारे पास आ जाए वही शेप्स, या ये यहाँ से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास रिलीज कंपाउंड शेप, मेक कंपाउंड शेप और एक्सपेंड कंपाउंड शेप की आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास रिलीज कंपाउंड शेप है। किस तरह से वर्क करता है कि अगर मैं इनको कंट्रोल सी कर देती हूँ दोबारा से, ये दोबारा से हमारे पास कुछ शेप्स आ गई हैं। इन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट कर देने के बाद एग्जिट आइसोलेट मोड कर देती हूँ। देन मैंने इन सब शेप्स को क्लिक किया है। क्लिक कर देने के बाद मैं यहाँ पे रिलीज कंपाउंड शेप पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास दोबारा से वो शेप्स आ गई हैं। और अब मैं इन शेप्स को, ये आप देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये हमारे पास सिंपल सर्कल से ड्रा हो गए हैं, जिस तरह से मैंने सबसे फर्स्ट पे किया था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी रिलीज कंपाउंड की और मेक कंपाउंड शेप की। ये रिलीज कंपाउंड शेप हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है। मैं इनको कंट्रोल सी करके दोबारा से एक साइड पे कर देती हूँ। अब मैं इनको एक्सपेंड कर देती हूँ तो ये मेरे पास दोबारा से एक शेप बनके तो रेडी हो गई है। अब मैं इनको दोबारा से कंट्रोल सी कर देती हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। और ये वाली जो शेप है इसको मैंने यहाँ से एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारे पास कुछ एक शेप बन के रेडी हो गई है। इसको मैं यहाँ से मेक कंपाउंड शेप में कर देती हूँ। ये था हमारे पास मेक कंपाउंड शेप। अब रिलीज कंपाउंड शेप की आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ से क्लिक किया है, रिलीज कंपाउंड शेप किया है तो ये मेरे पास कुछ शेप इस तरह से अलग अलग हो गई हैं। आई होप सो आपको मेक कंपाउंड शेप, रिलीज कंपाउंड शेप एंड एक्सपेंड की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके तो आपको बता दीजिए मेक कंपाउंड, रिलीज कंपाउंड एंड एक्सपेंड कंपाउंड के बारे में भी हमने जान लिया, पाया जाता है।
देन वो मैंने अप्लाई करके भी आपको दिखा दिए हैं। ये हमारे पास अब हमारे पास रह गया है रिपीट, माइनस बैक एंड ट्रैप। फर्स्ट शेप में हमने शेप्स मोड पाथफाइंडर का सीखा। अब हमने कंपाउंड पाथ और लीज कंपाउंड पाथ के बारे में जाना है। इसको थोड़ा मैं इसके आर्टबोर्ड को मैं मज़ीद इंक्रीज कर देती हूँ और मज़ीद इसके बारे में जानते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। आर्टबोर्ड को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है या इंक्रीज कर दिया है। अब मैं इन शेप्स को उठा के तो एक साइड पे रख देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ये हमारे पास सेकंड था। अब फर्स्ट पे हमने पाथफाइंडर के शेप्स मोड को जाना था, सेकंड में हमने मेक कंपाउंड, रिलीज कंपाउंड, थर्ड पे हम रिपीट पाथफाइंडर डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देती हूँ और ब्लैक इसका स्ट्रोक कर देती हूँ। स्ट्रोक को देन यहाँ से इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर देने के बाद मैं यहाँ से आर्ट से इसकी कॉपी कर रही हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ली है, जूम करके तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है। अब मैं इन दोनों सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हुए इन दोनों शेप्स की मैं कॉपीज ले लूँगी यहाँ पे। अब मैंने इन दोनों शेप्स की इन दोनों की कॉपी ले ली है। अब इस शेप्स को मैं यहाँ ड्रैग सेक्शन टूल से इसको मैं इस तरह से सर्कल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और देन यहाँ से शेप मोड से माइनस फ्रंट पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से शेप्स मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसमें भी सेम वही माइनस फ्रंट अप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे कंट्रोल C कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी। यहाँ पे जाके तो यहाँ पे रिपीट सब्ट्रैक्ट करूँगी और देन ये मेरे पास वही माइनस फ्रंट वाला ऑप्शन मेरे पास दोबारा से रिपीट हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी रिपीट पाथफाइंडर किस तरह मैंने यहाँ पे इसको माइनस फ्रंट से अप्लाई किया था। देन यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे सर्कल दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से मैंने रिपीट सब्ट्रैक्ट किया है तो ये मेरे पास दोबारा से एक माइनस फ्रंट वाला ऑप्शन शो हो गया है और मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट जो है ये अब इस रिपीट ऑप्शन का हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ से इसको रिपीट सब्ट्रैक्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास रिपीट सब्ट्रैक्ट का हमारे पास शॉर्ट ऑप्शन है। अगर हम एडिट मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल सा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ आया है। टूल्स की जगह हम मेन्यू कमांड सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास सर्च बार आया हुआ है। यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ पाथ फाइंडर, जिससे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट पाथ फाइंडर का ऑप्शन हमारे पास, इसकी शॉर्टकट हमारे पास आई है Ctrl+4। अब इस तरह से भी इन हमारे पास जितने भी टूल्स हैं इनका आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देन मैं ओके कर देती हूँ और आपको इसका शॉर्टकट समझ आ गया होगा। Ctrl+4 करके भी हम इसका इस तरह से रिपीट पाथ फाइंडर यूज कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट यूज करने के लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक शेप, इसके साथ मैं मजीद एक और शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ से Ctrl+4 प्रेस करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पास वो इसकी जो शॉर्टकट मैंने अप्लाई किया था वो दोबारा से वो शेप बन के तो आ गई है। इसी तरह अगर मैं लिफ्ट टूल से करना चाहूँ तो उसके लिए मैं ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस शेप की मैं मजीद एक कॉपी ले रही हूँ। अब इस कॉपी को मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, जूम करके तो आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट कर देने के बाद Ctrl+4 प्रेस करूंगी तो ये आप देख सकते हैं दोबारा से मेरे पास इस तरह की शेप आ गई है। आई होप सो आपको रिपीट पाथ फाइंडर की भी समझ आ गई होगी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ये थे हमारे पास 3 ऑप्शन। अब हम 4 ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 ऑप्शन के बाद हमारे पास नंबर 4 पे आता है रिमूव रिडंडेंट पॉइंट। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके आर्टबोर्ड को मैं मजीद इंक्रीज कर देती हूँ ताकि मजीद हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में जान सके। नंबर 4 पे हमारे पास है रिमूव रिडंडेंट पॉइंट। इसके लिए मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज ले लेती हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए बिल्कुल इसके बराबर में
ये मेरे पास इसकी मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं। अब मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आर्ट से इसकी मजीद एक कॉपी लूंगी और जूम करके तो आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैंने यहाँ से इसको मैंने यूनाइट कर देना है। यूनाइट कर देने के बाद यहाँ पे शेप्स हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम में है। इन थोड़ा सा शेप्स को मैं आगे पीछे कर देती हूँ, कुछ इस तरह से। इस शेप को भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप्स आ गई हैं। मैं इनको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ से यूनाइट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये दोनों आइए आपस में कंबाइन तो हो गई है, बट हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास इंकर बैंड जो है वो शो हो रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन इधर जो होंगे, पाथ फाइंडर पे हम यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाथ फाइंडर ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से रिमूव रिडंडेंट पॉइंट को क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये रिमूव रिडंडेंट पॉइंट जो है हमारे पास इस तरह से रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास कुछ एक ही शेप आ गई है। आई होप सो आपको रिमूव रिडंडेंट पॉइंट की समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं इन शेप्स को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो मुख्तलिफ रिडंडेंट पॉइंट हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे यूनाइट करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास इंकर पॉइंट इस शेप में शो नहीं हो रहा है। आई होप सो आपको रिडंडेंट पॉइंट की समझ आ गई होगी। ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ था, हमने इसको यूनाइट किया था तो हमारे पास मुख्तलिफ इंकर पॉइंट आ रहे थे क्योंकि हमने रिडंडेंट पॉइंट को ओपन नहीं किया था। यहाँ पे हमने शेप को सिलेक्ट किया और रिडंडेंट पॉइंट को हमने उस पर उसको ओपन किया या उसको क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ से इंकर पॉइंट जो हमारे पास थे वो सारे रिमूव हो गए हैं और हमारे पास एक ही शेप बन के तो क्रिएट हो चुकी है। ये था हमारे पास रिमूव रिडंडेंट पॉइंट। अब हम 5 नंबर पे चलते हैं। नंबर 5 अब हमने जान लिया रिमूव रिडंडेंट पॉइंट को। अब हमारे पास 5 नंबर पे है डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्टवर्क। ये मैं आपको साथ साथ लिख के तो बता रही हूँ ताकि हमारा टाइम और हमारी क्लास में ज़्यादा वक्त ना लगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने नंबर 1, 2 सेकेंड ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके साथ साथ मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। नंबर 1 पे हमने शेप स्मूथ्स को जाना था और पाथ फाइंडर को मेक कंपाउंड पार्ट्स को हमने जाना। 3rd पे हमने रिपीट पाथ फाइंडर और 4 पे रिमूव रिडंडेंट में अब डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्टवर्क को जानते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से कुछ रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ। देन इसकी आउटलाइन को मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब इसकी कॉपी लूंगी एक नीचे की तरफ। इसको यहाँ से क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे इसकी शिफ्ट को होल्ड करते हुए कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूंगी नीचे की तरफ। इन दोनों को इक्वली ही हम रोटेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे करके कर लेते हैं ताकि हमको ये इक्वल ही दिखाई दे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब मैं इनकी यहाँ से कॉपी लूंगी। कॉपी लेके तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से इस पर अप्लाई करूंगी। एडिट पे गएंगे, देन कॉपी करेंगे। कॉपी कर देने के बाद या फिर और ये थोड़ा माउस मेरा इशू कर रहा है। आर्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैंने कॉपी किया है। कॉपी कर देने के बाद इसको पेस्ट इन फ्रंट करना है। पेस्ट इन फ्रंट कर देने के बाद मैं इनकी कॉपीज को इस तरह से ये कर देती हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा इंक्रीज करके तो आपको बता रही हूँ। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इन ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जेक्ट की मजीद इसको छोटा थोड़ा सा करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। इसको यहाँ पे नीचे की तरफ में इसकी कॉपी से कर दी है मैंने। अब मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इनमें डिवाइड विल रिमूव अनपेंटेड आर्टवर्क करती हूँ। उसके लिए मैंने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के इसको मैं थोड़ा जूम करके तो आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसके लिए ये पाथ फाइंडर में जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइड, इनको मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड कर देने के बाद अब मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक कर देने के बाद मैंने यहाँ से अनग्रुप किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो यहाँ से अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अलग से डिवाइड हो गए हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिवाइड हो गए हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे पास जो थे वो अलग अलग हमारे पास डिवाइड होते जा रहे हैं। आप इनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप सो आपको डिवाइड इंटरसेक्ट की आपको समझ आ गई होगी कि डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव आर्टवर्क किस तरह से वर्क करता है। हमने पहले इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर से डिवाइड पे क्लिक किया है। क्लिक कर देने के बाद
मैं गई हूँ, राइट क्लिक किया है मैंने, राइट क्लिक करके तो अनग्रुप किया है, तो हमारे पास ये सारी शेप्स अलग अलग डिवाइड हो चुकी हैं। अब ये हमारे पास डिवाइड तो हो गई, बट मैं इन सब शेप को क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक इनविजिबल शेप सी दिखाई शो हो रही है। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास एक इनविजिबल शेप्स भी आ गई है जो हमें नहीं चाहिए थी। इसको मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक कर देने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करती हूँ तो ये हमारे पास इनविजिबल शेप में भी ये कलर हो गया है। और मैं इस इनविजिबल जो हमारे पास एक जो बॉक्स सा क्रिएट हुआ है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे कर देने के बाद मैं इनको सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद या मैं इनको जाती हूँ यहाँ पे पाथ फाइंडर ऑप्शन में जाके डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्ट वर्क पे देन मैं ओके कर देती हूँ। इसके बाद ये हमारे पास जो दूसरी शेप्स हमारे पास आई हुई है इसको मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी। डिवाइड कर देने के बाद तो इनको मैं यहाँ से डिवाइड कर देने के बाद अनग्रुप कर देती हूँ। अनग्रुप कर देने के बाद मैं इनको इसी तरह दोबारा से यहाँ ये दूर दूर करके रख रही हूँ। इस शेप को मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ। इस शेप को थोड़ा सा मैं इधर नीचे की तरफ कर देती हूँ। अब मैं इन सारी शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको एक इनविजिबल जो हमारे पास ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में था वो नहीं दिखाई दे रहा। वो किस तरह कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से पाथ फाइंडर वाले ऑप्शन में जाके तो हमने यहाँ से डिवाइड इन आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्ट वर्क को ऑन किया था, देन ओके किया था। तो हमारे पास ये जो हमारे पास आर्ट वर्क आया था आउटलाइन वाला जो हमारे जहाँ पे ये इस पे देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रोक का कलर नहीं हुआ वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि वो वहाँ से मैं जब इस पे क्लिक करके ओपन किया तो वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इसका ये किस तरह से वर्क करता है। ये था डिवाइड इन आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्ट वर्क। इसको मैं एक कॉर्नर पे कर देती हूँ और इसको इसके साथ रख देती हूँ। इसको मजीद में छोटा करके तो एक साइड पे कर देती हूँ। अब हमारे पास नंबर 6 आ रहा है। नंबर 6 में यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर 6। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम यहाँ से। ये था हमारे पास नंबर 6। नंबर 6 जो है वो है हमारे पास एडिंग टेक्स्ट। वो है हमारे पास एडिंग टेक्स्ट टू कंपाउंड शेप। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ शेप को होल्ड करते हुए। इनको मैं यहाँ से इनको एक जगह पे एडजस्ट कर देती हूँ। इनको यहाँ से इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है क्योंकि मेरा माउस थोड़ा इशू कर रहा है, इस वजह से शिफ्ट को होल्ड करते हुए ये मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब हम जानते हैं एडिंग टेक्स्ट टू कंपाउंड शेप के टेक्स्ट के ऊपर। अब हम टेक्स्ट को कंपाउंड शेप के साथ किस तरह से ऐड करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती देती हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया है। इसकी मैं कॉपी इसको मैं कोई कलर दे देती हूँ और इसका जो दूसरा कलर है वो मैं यहाँ से स्ट्रोक कलर वो इंक्रीज कर देती हूँ। ये मैंने इसका कलर इंक्रीज कर दिया है। अब ये मैंने एक शेप क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल BLACK ब्लैक। इलाइट लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इलाइट। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट जो हमारे पास होना चाहिए वो थोड़ा सा थिक एंड हैवी होना चाहिए। अब रेक्टेंगल जो हमारे पास है इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से नील कर रही हूँ और जो हमारे पास टेक्स्ट है इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो या रेड कर देती हूँ। अब मैं इस बॉक्स को जो ये हमारे पास बॉक्स क्रिएट हुआ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ और ये हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको इसके ऊपर लेके आ रही हूँ मैं। लेके आने के बाद मैं इन दोनों टेक्स्ट और जो हमारे पास हमारे पास बॉक्स आया हुआ है इस बॉक्स सबसे पहले हम बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। इसका फिर स्ट्रोक आया हुआ है, स्ट्रोक को नील कर रही हूँ मैं। स्ट्रोक को मैं यहाँ से नील कर रही हूँ। नील कर देने के बाद मैं इन शेप्स और टेक्स्ट दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं ये कलर इसके ऊपर सही नहीं लग रहा। टेक्स्ट का जो हमारे पास कलर है इसको भी मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसका कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल येलो कर देती हूँ या ग्रीन कर देती हूँ। अब मैं इन दोनों कलर्स को इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करी। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सक्लूड करूंगी। एक्सक्लूड कर देने के बाद
एक्सक्लूड तो हमने कर दिया है, बट हमारे पास इसमें उससे कोई हमें रिजल्ट दिखाई शो नहीं हुआ, जैसे हाँ हमारे पास ऊपर शो हो रहा था, क्योंकि हमने टेक्स्ट को एक्सपेंड नहीं किया। इसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं इसको क्रिएट आउटलाइन कर दूंगी। क्रिएट आउटलाइन कर देने के बाद अब मैं क्रिएट आउटलाइन कर देने के बाद इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, देन में एक्सप्लोर कर दी हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये इफेक्ट बन जाएगा। मगर हमने इस तरह तो कर लिया, पर हम टेक्स्ट को इसको एडिट कैसे करें? इस तरह से हम इसको एडिट नहीं कर सकते। हम दोबारा से अंडू कर देते हैं। अंडू कर देने के बाद तो उसके लिए हमने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया है, और अगर मैं पाथ फाइंडर में से इन शेप्स में कोई भी शेप्स मूड को यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आर्ट का बटन जो है वो क्लिक करके तो रखना पड़ेगा, जिससे हमारे पास पाथ फाइंडर इफेक्ट भी अप्लाई होगा और टेक्स्ट जो हमारे पास एडिट भी होगा, और टेक्स्ट और शेप जो हमारे पास होगा वो बाउंड शेप में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने इन दोनों शेप को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद आर्ट को होल्ड करते हुए मैंने इसको इस तरह से किया है, एक्सपेंड इसको मैंने कर दिया है। अब मैं इसको क्लिक करके तो मैं इसको आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप कर रही हूँ, और मैं इसको जो हमारे पास टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ से इजीली एडिट कर सकती हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये एडिट हो चुका है। आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आइसोलेट एडिट टेक्स्ट टू कंपोर्ट शेप को किस तरह से हमने करना है। अब ये हमारे पास टेक्स्ट एडिट भी हो गया है। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें टिक कर रही हूँ। टिक कर देने के बाद मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ से मैं इसमें क्लिक करके भी इसके टेक्स्ट को ध्यान से इधर शिफ्ट भी कर सकती हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको छोटा बड़ा और इसको इस तरह से डिजाइन भी कर सकती हूँ, और मैं यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज भी कर सकती हूँ। आप इस तरह से इसमें मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये इस तरह से होगा, और इसमें इस टेक्स्ट को तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से है। इसमें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और डबल क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास उर्दू वाला ऑप्शन आया हुआ है। मैं इंग्लिश में करती हूँ, यहाँ पे मैं डिजिटल लिख देती हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर देती हूँ, और इसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको मैं यहाँ से छोटा कर देती हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये एडिट होके आ गया है। आई होप सो आपको इस टेक्स्ट की समझ आ गई होगी, ये टेक्स्ट किस तरह से कंपाउंड होके इसमें एडिट हो रहा है। ये था हमारे पास एडिंग टेक्स्ट टू कंपाउंड शेप। इस शेप के अंदर हमने किस तरह इसको टेक्स्ट को ऐड किया है, देन हमने इसको एडिट कर दिया है। ये था हमारे पास पाथ फाइंडर सारा के पाथ फाइंडर को हम यूज करके तो किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमने शेप्स मोड को किया था, नंबर 2 पे मेक कंपाउंड, लीस्ट कंपाउंड, नंबर 3 पे रिपीट फाइंडर और रिमूव डिपेंडेंट पॉइंट को जाना था, नंबर 5 पे डिवाइड एंड आउटलाइन पे रिमूव अनपेडी डॉट वर्ड, नंबर 6 में एडिंग टेक्स्ट टू कंपाउंड शेप। ये थे हमारे पास पाथ फाइंडर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इनकी मदद से आप किस तरह से शेप्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइन से मुख्तलिफ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।